स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। व्हाट इज जी? पहले ही बता चुके हैं कि स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रहा है। अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। उसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला भी हम आपको पहले बता चुके हैं, Gm/r², जहां पर आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं अगर अर्थ का बात हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर कोई बॉडी है, जैसे सपोज ये अर्थ, ये आपका अर्थ हो गया, ये अगर अर्थ है तो यहाँ पर कोई बॉडी है, अर्थ का मास m है और रेडियस इसका r है। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो ये अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर है। ठीक है, और एक डायग्राम और देख लीजिए कि ये अर्थ है, इसका रेडियस है r और मास है m। अगर मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी है, सरफेस माने कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो इस पे जो ग्रेविटी होगा वो होगा Gm/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले ही बताए थे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहे थे ना, उसी में ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, उसको देखिएगा आप। तो G इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ग्रेविटी के लिए जब आप सरफेस पे रहेंगे। लेकिन अगर आप सरफेस पे नहीं है, अर्थ से h हाइट ऊपर है, तब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? तब आप यहाँ पे कैपिटल R नहीं रख सकते हैं, तब आपको यहाँ पर इसके साथ सेंटर से R और कितना ऊपर h, मतलब कि तब आपको फॉर्मूला यहाँ पे रखना होगा r+h²। समझ गए? तो जो G का वैल्यू सरफेस पे है वही G का वैल्यू कुछ हाइट पर थोड़ी होगा। समझ रहे हैं ना? वही G का वैल्यू अगर आप कुछ हाइट अर्थ से ऊपर चले जाइएगा तो वहां पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी होगा। सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। अर्थ के सरफेस से आप 1-2 मीटर ऊपर है तो चलिए मान लीजिए कि 1-2 मीटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो उस दौरान आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ बोल देंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप अर्थ से बहुत ऊपर चले जाइएगा तब आपका जी का वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। यही नियम सेम होगा जब आप अर्थ के सरफेस से अंदर जाइएगा। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरिएशन मतलब होता है चेंज। तो किस तरह से ग्रेविटी जी का वैल्यू जो है बदलता है जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं या फिर अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, तो जी का वैल्यू कैसे बदलता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ जो है वो रुका हुआ नहीं है, वो कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहा है, तो उसकी वजह से भी जी का वैल्यू चेंज होता है, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके चलते भी जी का वैल्यू जो है चेंज होता है, वो भी देखेंगे। तो ये सारा बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले हम वो फॉर्मूला लिख देते हैं जो अर्थ के सरफेस पे होता है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है Gm/r²। ठीक है, ये सरफेस पे है, मतलब कि अर्थ में ये रेडियस r है, मास m है और आप जो है यहाँ पर है, तो आप पे जो ग्रेविटी का फॉर्मूला लगेगा वो होगा Gm/r²। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी हाइट पर चले गए, अर्थ से कुछ ऊंचाई पर चले गए हैं, तब देखिए कैसे चेंज होगा। अब हम लोग क्या है, अर्थ के सरफेस पे नहीं है, ये रेडियस r है, अर्थ का मास m है और हम लोग कुछ ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? तो मान लीजिए हम लोग h हाइट ऊंचाई पर है, तब हम लोग का जो g का वैल्यू होगा G' इक्वल टू वो हो जाएगा G मास अर्थ का m, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए अब हम लोग का सर्कल ये होगा,
तो इसका रेडियस लिखना पड़ेगा r प्लस एच। तो यहाँ पर जो है r नहीं लिखना है, r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये जो g का वैल्यू है ये किसी हाइट पर चले जाने पर हो जाता है, बदल जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जिस पे सवाल बन पाए, क्वेश्चन बन पाए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए हम यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो यही आ जाएगा, इक्वल टू, देखिए ये आर स्क्वायर लिख दीजिए अलग से, और ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू इसके बराबर है, मतलब कि इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं g बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अर्थ का रेडियस आपको ही पता है 6400 किलोमीटर, कम नहीं है, 6400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अगर सपोज करिए कि h का जो वैल्यू है, इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, मतलब कि जिस हाइट का बात हो रहा है, जितना ऊंचाई पे आप जा रहे हैं, उस हाइट का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थ का रेडियस के मुकाबले उसका वैल्यू जो है कम है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा, उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा बदल देंगे और ये हो जाएगा g, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। इसका एक्सपेंशन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास रहता है a प्लस बी का पावर n, तो आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर सकते हैं, n c 0 a का पावर n b का पावर n 0 ऐसे करके, प्लस बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि जब h का वैल्यू बहुत कम होगा ना r से, तो ये -2 को आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, ये मैथ के जो टीचर होंगे उनसे पूछिएगा। बाइनोमियल में जब आपका ये जो रेशियो होता है ना, ये बहुत अगर कम होता है, मतलब कि ये 1 है और h बाई आर का वैल्यू जो है 10% से कम होता है 1 का, तो आपका जो एक्सपेंशन होता है उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म केवल बचता है, बीच का जितना भी टर्म है ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट टर्म रहेगा 1 और लास्ट टर्म रहेगा -2h बाई आर। तो इसको हम लोग बाइनोमियल से ऐसे लिख देंगे, मतलब कि अगर आपको पूछा जाए कि कुछ हाइट ऊपर हम लोग चले गए हैं अर्थ से, तो हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो h, बहुत बच्चा लोग सोच रहा होगा सर h का वैल्यू क्या हो सकता है, तो लगभग 320 किलोमीटर तक आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे ना अगर, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसको आप लगाइएगा, ये भी आप याद रखिएगा, आप इसको लगाइएगा। जब h का वैल्यू कैपिटल R का कंपेरेबल हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन में अगर नहीं कह रहा है कि h जो है बहुत कम है R से, तो आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देगा ना कि h का वैल्यू बहुत कम है कैपिटल R से, तो आप इसको लगाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपको g का जो चेंज वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कि g डैश दिया रहेगा और बोलेगा h बताइए। ठीक है, तो आप जो g का वैल्यू रहेगा उसको देख के समझिएगा। ठीक है, अगर आप अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ये जो g डैश है बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप अर्थ के सरफेस में तो 9.8 है, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाइएगा तो थोड़ी ना 9.8 से 6 हो जाएगा, 9.8 से 9.67 होता है, 9.7 होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम तभी होगा ना जब आप बहुत ज़्यादा अर्थ के सरफेस से ऊपर जाइएगा। तो ये जो जी डैश का वैल्यू ऐसा नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए कि सर हम इतना ऊंचाई पे आ गए हैं, जी डैश तो एकदम ख़त्म ही हो गया, नहीं। जी डैश का वैल्यू जो है बहुत धीरे धीरे बदलता है। ठीक
ठीक है। ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है उस पर चढ़ गए हैं तो जी का वैल्यू 9.8 से बदल के 6 हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने पर ही जी जो वैल्यू है बहुत चेंज आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको चेंज पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब h का वैल्यू बहुत 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 कम होगा कैपिटल R से, तब आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया है बाइनोमियल थ्योरम वाला, ठीक है। नहीं तो अगर h का वैल्यू कंपेरेबल रहेगा कैपिटल R का, तब इस फॉर्मूला को लगाइएगा, तब जाके सही आंसर आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये जब क्वेश्चन हम कराएंगे ना तो उसमें आपको समझा देंगे, कोई चिंता वाला बात नहीं है। पहले आप इसको समझिए और इसको नोट करिए कॉपी में। हो गया, देखिए तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख के हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट के साथ ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू घटता है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस 2hg/r, ठीक है। तो देखिए जी में कुछ घटाया जा रहा है, ठीक है, जी में कुछ घटाया जा रहा है। तो जैसे जैसे हाइट पर हम लोग जाते हैं, हाइट पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, जी का जो वैल्यू वो धीरे धीरे घटता है, डिक्रीज होता है। तो अभी आपका सरफेस पे 9.8 है, अब जितना ऊपर जाइएगा ना आपका जी का वैल्यू धीरे धीरे घटने लगेगा, मतलब ग्रेविटी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाइएगा तो आपको अर्थ का ग्रेविटी जो है नुकसान क्या, छू ही नहीं पाएगा, आपको खींच ही नहीं पाएगा अपने तरफ, समझ गए। दूसरा टॉपिक है डेप्थ फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, माने कि सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो किस तरह से जो जी का वैल्यू है वो चेंज करेगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, जिसका रेडियस है r, मास है m, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो जी का वैल्यू था वो था gm/r²। लेकिन आप जब डेप्थ में चले जाइएगा तो देखिए क्या होगा, ये अर्थ हो गया, इसका मास है m, ठीक है। अब आप चले गए डी डेप्थ नीचे, अर्थ से आप डी डेप्थ नीचे चले गए हैं और इस जगह पर जाकर के आप जी का वैल्यू देखना चाहते हैं। तो देखिए एक बात सुनिए कि पहले आपका रेडियस r था, लेकिन अब आपका रेडियस जो है वो यहाँ से लेके यहीं तक होगा r माइनस डी। पहले रेडियस कितना था, r था सरफेस के लिए, लेकिन अब आप डेप्थ में चले गए हैं, डी डेप्थ में चले गए हैं, तो आपका रेडियस अब r माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो r² है इसको r माइनस डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज़ देखिए कि पहले जो है पूरा मास को कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि हम सरफेस पे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर हैं तो हमको जो खींचेगा वो केवल यही वाला मास, इसी को खींचने वाला यही मास ना होगा, इसका बाहर वाला मास तो इसको नहीं ना खींचेगा जी, समझ रहे हैं ना बात। जैसे कि ये जो पार्टिकल सरफेस पे था तो इसको घेरे हुए था पूरा ये कैपिटल M, लेकिन अब जब पार्टिकल डेप्थ में चला गया है तो अब केवल यही मास जो है यही उस पर प्रभाव डाल सकता है ग्रेविटी का, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये M जो है पहले कैपिटल M था, लेकिन अब कैपिटल M नहीं होगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए हम जब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर पढ़ा रहे थे ना, तो उसके अंदर में हम आपको एक फार्मूला बताए थे gm/r/R³, वही वाला यहाँ लगा के डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो हम फिर से डिराइव करके बता रहे। देखिए उस वाला वीडियो को भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे खैर हम बता दे रहे हैं, देखिए पहले कैपिटल M मास था, लेकिन अब कैपिटल M मास नहीं होगा, अब यही वाला मास केवल लेना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, इसका मास मान लीजिए m' है, तो इसको निकालने के लिए टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इस वाला का मास चाहिए तो इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको m' आ जाएगा m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई r³, 4/3 पाई कट जाएगा। तो ये वाला मास आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मास आपको यहाँ रखना पड़ेगा और रेडियस में आपको r माइनस डी रखना पड़ेगा। मतलब कि जो g' का वैल्यू हो जाएगा डेप्थ में वो हो जाएगा g, m का वैल्यू कितना है m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई r³, और ये मास हो गया और r के जगह रखना पड़ेगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए r माइनस डी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r माइनस डी का क्यूब है तो एक ही बचेगा। तो g' इक्वल्स टू हो जाएगा gm
r माइनस डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जी डैश इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाई आर, दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा हम अलग करके लिख दिए हैं आर क्यूब को। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आर बाई आर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई आर, और इसका जो वैल्यू है ये आपका क्या है, ये आपका g है, तो फाइनली जो आपका आएगा वो आ जाएगा g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। माने कि क्या समझे आप, तो यहाँ पर अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो g डैश का वैल्यू जो है वो हो जाता है g 1 माइनस डी बाई आर। मतलब कि अगर आप डी डेप्थ में चले जाइएगा तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। मतलब आप सरफेस पे रहिए तो सबसे ज़्यादा होता है जी का वैल्यू, ऊपर जाइएगा हाइट पे तो घटेगा, डेप्थ में जाइएगा तो भी घटेगा। इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। डेप्थ में जाने पर जी का वैल्यू किस तरह से बदलेगा, कौन सा फॉर्मूला के अनुसार बदलेगा, तो यही होगा। इसमें आपको कोई झमेला नहीं, इसमें एक ही फॉर्मूला है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसमें। हाँ, बस एक ही चीज़ माने कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और कोई अप्रोक्सीमेशन एजम्पशन हम यहाँ पे नहीं लिए हैं। ठीक है, वैसे डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन इस फॉर्मूला में ऐसा मान के डिराइव किया जाता है। तो जी डैश बराबर हो गया जी 1 माइनस डी बाई आर, और इसके पहले वाला फॉर्मूला भी आप समझ गए। तो दो तरह का वेरिएशन हम लोग देख लिए। आप अर्थ के सरफेस पे रहिएगा, जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ऊपर जाइएगा घटेगा, नीचे जाइएगा घटेगा। अब थोड़ा अलग देखते हैं कि अर्थ जो है कंटिन्यूअसली रोटेशन में है, तो उस केस में जी का वैल्यू किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। अब देखिए, अर्थ का कंटिन्यूअसली रोटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि अर्थ रुका हुआ आप चुपचाप से बैठे हुए। अगर ऐसा होता तो अर्थ जो है सन की तरफ अट्रैक्ट होकर जाकर के उसमें विलीन हो जाता, खत्म हो जाता। तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ में देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग का ये अर्थ है, ठीक ना। अब इस अर्थ का रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अभी रोटेशन चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ा दिए, आप उसको देखिए, जाके समझिए, उसमें रोलिंग वोलिंग सब करा दिए हैं, है ना। देखिएगा, उसमें आपको रोटेशन पूरा मिल जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और क्या बचा है, सेंटर ऑफ मास। तो एक क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें सेंटर ऑफ मास पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी भी उसी में मिलेगा। उसके बाद आपका हाँ लॉज ऑफ मोशन, कंस्टेंट रिलेशन उसी में मिलेगा। और क्या है, वेक्टर वेक्टर तो बहुत पहले ही पढ़ाए थे, जब शुरू किए थे रिकॉर्डिंग करना उसी टाइम वेक्टर पढ़ाए थे। तो देखिएगा, उसमें हो सकता है कि एक तरफ साउंड नहीं आता है, अगर हेडफोन लगा के सुनिएगा तो एक ही तरफ साउंड आएगा। तो जब शुरू किए थे रिकॉर्डिंग करना तो उस टाइम माइक जो है ठीक नहीं था और उसी में कर दिए, उतना पता भी नहीं था। लेकिन अभी वाला जितना भी वीडियो उसमें दोनों तरफ हेडफोन में आवाज़ आता है। ठीक है, तो वेक्टर वाला भी उसमें मिल जाएगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा दिए हैं, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ा दिए हैं, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा दिए हैं। बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, काहे कि प्लेलिस्ट में इधर उधर किया हुआ है तो मिल जाएगा, है ना। उसके बाद रोटेशन भी पढ़ाइए दिए हैं, अभी ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाइए दिए हैं। उसके बाद आपका SHM जो है वो भी पढ़ा दिए। SHM हम पहले ही शुरू में ही पढ़ाए थे, जब रिकॉर्डिंग चालू किए थे ना, उसी टाइम हम शुरू में SHM पढ़ाए थे। तो उसमें भी एक तरफ साउंड नहीं आता, एक तरफ आता है, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा, सुनाई दे देगा। और उसके बाद वेव्स जो है नहीं, वेव्स पढ़ाना चालू किए थे, 1-2 लेक्चर पढ़ाए थे, उसके बाद नहीं पढ़ाए थे। तो वेव्स हम नहीं पढ़ाए, उसको पढ़ाना है, वेव्स हम पढ़ाएंगे। हीट हम पढ़ाएंगे, ये जो 2-3 चैप्टर है ना, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको हम पढ़ाएंगे। और कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा फिर से, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, जैसे अर्थ जो है कंटिन्यूअसली इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, एकदम पूरा स्पीड में ऐसे घूम रहा है। और आप मान लीजिए कि यहाँ पर है, आप यहाँ पे विराजमान है। तो देखिए, ये सेंटर हो गया। आपका जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो तो ऐसे ही लगेगा ना, सेंटर के तरफ लगता है। कितना होता है, mg। ठीक है,
अब अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है तो आपका जो सर्कल बनेगा वो तो ई वाला ना बनेगा, आपका तो सर्कल ये ना होगा जी, आप ऐसे सर्कल में ना घूमिएगा। अर्थ पूरा ऐसे घूम रहा है लेकिन आप तो इस वाले सर्कल में घूमिएगा। तो हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए ये रेडियस r है, पूरा अर्थ का रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है, ये मान लीजिए थीटा ले रहे हैं तो इसका रेडियस हो जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, ये r साइन थीटा। तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि न्यूटन का नियम हम यहाँ लगाना चाहते हैं, और जो भी फ्रेम एक्सेलरेटिंग होता है उसमें बिना सूडो फोर्स लगाए आप न्यूटन का नियम लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो सर्कल है उसके ऑपोजिट में हम यहाँ पे सूडो फोर्स लगा देंगे m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या होगा, तो r ये वाला सर्कल का रेडियस होगा, और m इसका मास है इसीलिए स्मॉल m लिखे। ठीक है, mg देखिए इधर लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर बाय r इधर लग रहा है। अब बात आता है कि ठीक है भाई, ये तो ठीक है, हम समझ गए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका जो कंपोनेंट होगा वो mg के ऑपोजिट में कितना होगा, माने कि इस तरफ कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इनटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये वेक्टर a है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा a कॉस 90 माइनस थीटा। याद दिख रहा होगा आपको, या कट नहीं ना रहा, हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कट रहा है, बस हम बोल दे रहे हैं कि ये वेक्टर अगर a है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा a cos 90 माइनस थीटा। मतलब कि mg का ऑपोजिट में एक फोर्स है जो है m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। ये आप समझ गए साइन स्क्वायर थीटा क्यों है, क्योंकि साइन थीटा पहले से था और cos 90 माइनस थीटा मिलके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेंटर की तरफ ही, सेंटर से बाहर है तो नेट हो जाएगा माइनस। तो देखिए सेंटर की तरफ इतना फोर्स और रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट बाहर की तरफ इतना, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स मान लीजिए कि बॉडी का जो एपरेंट वेट है वो है mg डैश, मास तो वही रहेगा, g डैश अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको g डैश मिल जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि जो रोटेशन है उसके वजह से g में कुछ वैल्यू जो है घट गया है, ये वैल्यू घट गया। आपका ओमेगा माने कि एंगुलर स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना तेजी से ये g का वैल्यू घटेगा। अब मान लीजिए कि थीटा 0 है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो मान लीजिए कि थीटा अगर आपका 0 है तो थीटा 0 रखिएगा यहाँ पे, तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आप पहुँच जाइएगा पोल पे, यहाँ पे। ठीक है, पोल पर। तो g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इंटू साइन 0 हो जाएगा 0, माने कि g डैश इक्वल टू हो जाएगा g। ठीक है, मतलब कि जब आप पोल पे रहते हैं तो रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप इक्वेटर पे चल जाइएगा मतलब यहाँ पर, तब आपका थीटा बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में इफ़ आपका थीटा इक्वल टू 90 है तो आपका g डैश इक्वल टू हो जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट पोल्स। देखिए हम एट पोल्स में बोल रहे हैं कि g डैश इक्वल टू g, इसका मतलब कि रोटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है।
रोटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये आपका आया एट इक्वेटर, मतलब कि इक्वेटर में रोटेशन का जो इफेक्ट होगा ना वो मैक्सिमम होगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आ गया कि आपका जी डैश किस तरह से चेंज होगा, आप कहीं भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो थीटा को यहाँ से यहाँ कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इक्वेटर पे चाहते तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो रोटेशन का कुछ इफेक्ट हम लोग पे पड़ता है, अर्थ जो है रोटेशन करता है तो उसका इफेक्ट हम लोग पे पड़ता है, लेकिन पोल पर रोटेशन का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रोटेशन का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि इक्वेटर पे जो जी डैश का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है रोटेशन की वजह से, और जो आपका पोल है वहाँ पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत कम कहने का मतलब फिर से आप ये मत समझ लीजिएगा कि 9 से जो है 9.8 से जो 6 हो गया, बहुत कम, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंजेज आपको देखने को मिलता है जी का वैल्यू में। यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। जब हम लोग रोटेशन को पढ़ते हैं, अर्थ का रोटेशन को भी कंसीडर करते हैं, तो जी का वैल्यू चेंज करता है। तो ये हो गया रोटेशन के बारे में। अब हम लोग इस पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, मतलब कि अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरह का अंडा टाइप का होता है। मतलब अब ऐसा हम बनाए हैं जैसा हमारा ड्राइंग है, ये जो इक्वेटर है यहाँ पर अर्थ का रेडियस एट द इक्वेटर ज़्यादा होता है, और जो पोल है वहाँ पर अर्थ का रेडियस जो है कम होता है। मतलब कि रेडियस एट इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। कितना ज़्यादा होता है तो 21 किलोमीटर, ठीक है, 21 किलोमीटर का अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। इक्वेटर पे जो रेडियस है ना वो लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है पोल का रेडियस से। तो इससे भी हम लोग को ग्रेविटी का वैल्यू में कुछ इफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm/r²। ये r क्या है? रेडियस है। तो अगर आप पोल पे जाइएगा तो पोल पे r का वैल्यू कम होगा, मतलब कि ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा है। और इक्वेटर पे जाइएगा तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल्स। ये आ गया ड्यू टू द शेप। ये चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, यहीं पर छोटा सा है इसीलिए हम यहीं पे बता दिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। यहाँ लिख लीजिए ड्यू टू शेप। तो अर्थ का शेप की वजह से ग्रेविटी में कुछ इस तरह का परिवर्तन, अंतर हम लोग को दिखता है। अर्थ का जो रेडियस है इक्वेटर पे अधिक होता है, पोल के रिस्पेक्ट में कितना अधिक होता है? 21 किलोमीटर। इसीलिए थोड़ा सा ग्रेविटी जो इक्वेटर पे कम रहता है और पोल पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन। अब एक लास्ट चीज़ इसमें हम आपको बताना चाहेंगे ग्राफ के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला वाला फॉर्मूला था हाइट के रेस्पेक्ट में Gm/r + h², ठीक है, ये हाइट का था। दूसरा वाला डेप्थ का था Gm/r² r - d/r, मतलब ये था, ठीक है। और तीसरा वाला जो था, तीसरा नहीं, यही दो ही था। तो ये हो गया हाइट की वजह से और ये हो गया डेप्थ की वजह से, ठीक है। फाइनल वाला फॉर्मूला नहीं लिखे है, नहीं तो ग्राफ हम समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए। तो देखिए जी डैश इक्वल टू Gm/r + h² और जी डैश बराबर ये थोड़ा एक स्टेप पहले वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए पहला फॉर्मूला में कि जी डैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका? तो r + h² का, मतलब कि सेंटर से जो दूरी है, मान लीजिए r, ठीक है। जैसे सेंटर है ना, ये r है और यहाँ पर आप है, ये h है, तो मान लीजिए कि इसको r ले रहे हैं, तो ये जितना बढ़ेगा जी डैश उतना घटेगा। इसमें देखिए कि ये डेप्थ है, तो डेप्थ वाला में देखिए ये रेडियस है r और आप यहाँ पर है तो ये है r - d। अभी बताए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी डैश जो है वो d का जितना डेप्थ में जाइएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप g वर्सेस r का ग्राफ बनाते हैं, r क्या है? सरफेस से कितना ऊपर या सरफेस से कितना नीचे, ये g हो गया। देखिए जब आप सेंटर पे रहिएगा, सेंटर से चालू कर रहे हैं, r का मतलब हो गया कि हम लोग सेंटर से चालू कर रहे हैं, 0 है ना, r 0 है, तो r हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक है। एक डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। देखिए जैसे ये अर्थ है, इसका सेंटर पे g 0 होता है,
यहाँ पे थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है, ठीक है। सेंटर सरफेस पे सबसे ज़्यादा, नीचे जाएंगे घटेगा, ऊपर जाएंगे घटेगा। हम लोग आज 0 से चालू कर रहे हैं, मतलब कि सेंटर से चालू कर रहे हैं। अब इस तरफ है स्मॉल r और इस तरफ है g। अभी देखिए जब r 0 है तो ग्रेविटी भी 0 है। अब जब आप सेंटर से सरफेस तक जाते हैं तो g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r का, अभी बताया आपको, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप सरफेस पे जाते हैं उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, कितना हो जाता है, gm/r²। कहाँ पे, तो r पे, मतलब सरफेस पे, ठीक। अब जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो g का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाता है। मतलब कि अब जो अगला ग्राफ आएगा वो अगला ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये जो है ग्राफ है कि स्मॉल r कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से, तो g और r के बीच में एक ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग को दिखेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का ग्राफ ऐसी होता है। ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ पर g का वैल्यू मैक्सिमम है, जो कौन है, रेडियस r पे, सरफेस पे। तो ये हो गया है, समझ गए हैं ना। तो ये पूरा जो है ना हम पढ़ा दिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे देखा जाता है। इस पे बहुत सारा अच्छा सवाल हो सकता है, और 1-2 लेक्चर में जो है ग्रेविटेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सवाल स्टार्ट करेंगे हम लोग, और हर सवाल का एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो तो पहले ही बताए थे आपको हम, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपना दोस्त लोगों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको आज वाला क्लास में कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट करिए, उसका सवाल का जो जवाब है, ठीक है, वो हम आपको देंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।